ये है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट और ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन ये बात जो आपने अभी सुनी ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में असली कश्मीर है ही नहीं। और यहाँ तक कि इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का भी सिर्फ 7% एरिया ही एक्चुअल कश्मीर है। तो फिर बाकी 93% एरिया में क्या है और पीओके में कश्मीर नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? और आखिर ये कश्मीर एग्जैक्टली है कहाँ? तो इस एक वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और हम इन डेप्थ में इन सारे अलग अलग रीजन्स की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस समझेंगे। इस पूरे वीडियो के लिए हमने ऑलमोस्ट 30 दिन की रिसर्च की है और कश्मीर की सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि इंटरनल प्रॉब्लम्स और क्यों पीओके इंडिया में नहीं है, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे और इसके बाद कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। सबसे पहले ये एरिया कोई एक रीजन नहीं है कि कश्मीर बोल दिया, ये 5 अलग अलग एरियाज हैं जिनमें बिल्कुल डिफरेंट जियोग्राफी, डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं। और ये कश्मीरी कल्चर से कितने अलग हैं इसके लिए हमें इन्हें अलग अलग देखना होगा। जैसे सबसे साउथ में है ये जम्मू रीजन, इस एरिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है जो 67% है, लेकिन मुस्लिम सिर्फ 30% ही हैं, जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता, क्योंकि कॉमनली सबको यही लगता है कि जम्मू कश्मीर पूरा ही एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। इवन जम्मू कश्मीर के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी भी हिंदू ही हैं। यहाँ पे जम्मू, डोडा, राजौरी, पूंछ, रियासी और किश्तवाड़ को मिला के टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहीं के रियासी में है फेमस वैष्णो देवी मंदिर। लेकिन यहाँ की बड़ी प्रॉब्लम है रिकॉग्निशन। But you feel you're Kashmiri, aren't you? No, not a Kashmiri. Never say that. I'm a Dogra. यहाँ के लोग रिकॉग्निशन को काफी लैक करते हैं क्योंकि पूरी मीडिया अटेंशन केवल बगल के कश्मीर रीजन को मिल जाती है और स्टेट पॉलिटिक्स में भी कश्मीर ही डोमिनेट करता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अब तक हुए सभी 7 इलेक्शंस में से 6 बार डायरेक्टली एक कश्मीरी ही चीफ मिनिस्टर बना है। अब जैसा हम कश्मीर को सोचते हैं कि वादियों और बड़े बर्फीले पहाड़ों से भरा हुआ, वैसा जम्मू नहीं है। यहाँ का ज्यादातर एरिया प्लेन्स और लश ग्रीन हिल्स से भरा हुआ है। यहाँ के हिंदूज डोगरा हैं और मुस्लिम्स पहाड़ी और गोजरी डिसेंट के, जो कि वैसे तो इंडो आर्यंस ही हैं लाइक कश्मीर, लेकिन फिर भी ये कश्मीरी लोगों से बहुत डिफरेंट है। इनका अपना अलग ही ट्राइबल कल्चर और नोमैडिक लाइफस्टाइल है। अब इसके नॉर्थ में ये है एक्चुअल कश्मीर रीजन, जो कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का सिर्फ 7% यानी 15,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ही है। यहाँ की ही वैलीज और बर्फीले पहाड़ आपने रॉक स्टार या फिर ये जवानी है दीवानी जैसी मूवीज में देखे होंगे। यहाँ श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, पुलवामा जैसे 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहीं के गांदेरबल डिस्ट्रिक्ट में होती है द लेजेंडरी अमरनाथ यात्रा। अब ये कश्मीर का एरिया एक लो लैंड है बिटवीन माउंटेन्स और इसीलिए इसको कश्मीर वैली कहते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन वूपिंग 96% मुस्लिम है और सिर्फ 2% के आसपास कश्मीरी पंडित हैं। ये भी इंडो आर्यन डिसेंट के हैं, लेकिन अनलाइक जम्मू ये डोगरा या पहाड़ी नहीं बल्कि एक्चुअल कश्मीरी हैं। और यही वो पार्ट है जहाँ हिस्ट्री में मेजॉरिटी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, जैसे पुलवामा में, उरी में, और इसीलिए यहाँ हमेशा हाई मिलिट्री प्रेजेंस रहती है। 1990s में जो कश्मीरी पंडित्स का जो एक्सोडस हुआ था वो भी इसी एरिया में हुआ था और मेजॉरिटी पंडित यहाँ से निकल के जम्मू में सेटल हो गए थे। अब हो सकता है कि जम्मू कश्मीर नाम से या वैसे भी आप में से कई लोगों को ये 2 एरियाज पता हो। तो अब और ईस्ट में ये है लद्दाख का रीजन, जो अब एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। ये वही एरिया है जहाँ आपने बुलेट वगैरह में बाइकिंग ट्रिप्स होते हुए सुना हो, जो रॉयल एनफील्ड वगैरह करवाते हैं। ये बेसिकली एक कोल्ड डेजर्ट है, जो नाम से ही समझ आता है कि सूखा और बर्फ हाई एल्टीट्यूड पे एक साथ मिलते हैं। लेकिन बहुत हार्श क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है और सिर्फ 3 लाख ही है, जो कि सबसे छोटे स्टेट गोवा की 15 लाख पॉपुलेशन से भी बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ का एरिया जम्मू कश्मीर स्टेट के टोटल 25% एरिया से भी ज्यादा है और लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे इंडिया की लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी बनाता है। यहाँ की पॉपुलेशन बाकी के इंडिया और जम्मू कश्मीर के इंडो आर्यन लोगों से काफी अलग है, क्योंकि यहाँ के लोग सिनो तिब्बतन ओरिजिन
ओरिजिन के हैं, जो जेनेटिकली ईस्ट एशियंस से ज्यादा रिलेटेड है। इसमें 40% बुद्धिस्ट और 12% हिंदू हैं जो लेह डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, और बचे 46% मुस्लिम्स हैं जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। अच्छा, ये कारगिल वही एरिया है जहां 1999 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, और जिस सियाचिन ग्लेशियर के लिए ये वॉर हुई थी वो भी यहीं पे है। अब ये सब एरियाज तो इंडिया में है, लेकिन ये पूरा जम्मू कश्मीर का सिर्फ 45% एरिया ही है। अभी भी 38% एरिया पाकिस्तान के पीओके में और 17% एरिया चाइना के अक्साई चीन में है। तो अगर कश्मीर के वेस्ट साइड में देखें तो इस ऑक्यूपाइड एरिया को पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन इसके सिर्फ नाम में ही कश्मीर है, क्योंकि यहाँ की ऑलमोस्ट 95% पॉपुलेशन नॉन कश्मीरी है और सिर्फ 5% लोग ही कश्मीरी हैं। अब वैसे तो ये वो पार्ट है जो पाकिस्तान ने 1948 में कब्जा लिया था, लेकिन कैसे, वो बात हम वीडियो में आगे करेंगे। तो इस रीजन में 3 मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स आते हैं, मुजफ्फराबाद, पूंछ और मीरपुर, और यहाँ की ऑलमोस्ट 99% पॉपुलेशन सुन्नी मुस्लिम है। लेकिन ये लोग जम्मू से ज्यादा रिलेटेड हैं रैदर देन कश्मीर, क्योंकि ये गुज्जर और पोथवारी ओरिजिन के हैं, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है इंडियन जम्मू के पहाड़ी और गोजरी लोगों से। अब आजाद कश्मीर सिर्फ 400 किलोमीटर लंबा और 15 से 65 किलोमीटर चौड़ा है, बट फिर भी यहाँ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 40 लाख है, जो पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान की 17 लाख पॉपुलेशन से 2.5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब कि आजाद कश्मीर पूरे पीओके का सिर्फ 18% एरिया होने के बावजूद वहाँ की पॉपुलेशन का 73% है, और गिलगिट बाल्टिस्तान में 82% एरिया होने के बाद भी पॉपुलेशन का सिर्फ 27% है। अब गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन भी 1948 में ऑलमोस्ट पूरा ही पाकिस्तान के अंडर में चला गया था, लेकिन कभी भी इसको इक्वल राइट्स नहीं मिल पाए। ये रीजन वैसे तो काफी बड़ा और करीब 32% है ऑफ टोटल जम्मू कश्मीर स्टेट एरिया, लेकिन हार्श क्लाइमेट की वजह से यहाँ की पॉपुलेशन भी काफी कम है, बट स्टिल इस रीजन में बहुत डाइवर्सिटी है। जैसे गिलगिट में इंडो आर्यन शीना लोग रहते हैं, और ये ज्यादातर शिया मुस्लिम हैं, जो कि कश्मीर वैली, जम्मू या आजाद कश्मीर के सुन्नी मुस्लिम्स से काफी अलग है। और वहीं बाल्टिस्तान में तिब्बतन मुस्लिम्स रहते हैं, जो शिया और नूर बख्शी इस्लाम फॉलो करते हैं, लेकिन ये लोग भी गिलगिट के मुकाबले लद्दाख के लोगों से ज्यादा रिलेटेड हैं बिकॉज ऑफ तिब्बतन ओरिजिन। अब बाल्टिस्तान का जो रीजन है ये काफी हाई एल्टीट्यूड पे है, और यहाँ दुनिया के सबसे बड़े नॉन पोलर ग्लेशियर्स भी हैं। बेसिकली बड़ी बर्फ की चट्टानें जो नॉर्थ या साउथ पोल के बाहर कहीं हो, उन्हें नॉन पोलर ग्लेशियर बोलते हैं, और इसीलिए यहाँ साल के ज्यादातर समय बर्फ जमी रहती है और बहुत ठंडा मौसम होता है। यहाँ हिमालयाज की हाईएस्ट माउंटेन पीक्स भी हैं, जैसे माउंट K2। ये इतना बड़ा है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी 10 गुना ज्यादा ऊंचा है। अब ऑफिशियली तो ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है, लेकिन पीओके में होने की वजह से असल में इंडिया की हाईएस्ट पीक कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है। अब गिलगिट का जो एरिया है ये बाल्टिस्तान से काफी अलग है। गिलगिट में ग्लेशियर्स या उतना ज्यादा बर्फीला मौसम नहीं होता, बल्कि ज्यादा सूखी और पथरीली जमीन होती है। यहाँ भी ऊंचे पहाड़ होते हैं, लेकिन उतने ज्यादा ऊंचे नहीं, और बहुत सी छोटी वैलीज और खड़ी चढ़ाई होती हैं। लेकिन गिलगिट की सबसे खास बात ये नहीं है, बल्कि उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। वो अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के एकदम बीच में लाया करता है, और ऊंची पहाड़ियां होने के कारण यहाँ से इन सभी एरियाज पे नजर रखना पॉसिबल है। अब इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को ब्रिटिशर्स बहुत पहले ही समझ गए थे, और इसीलिए उन्होंने आजादी के पहले ही एक ऐसी चाल चली जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, और ये बात आपने इससे पहले कहीं नहीं सुनी होगी। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसी क्या चाल चली और एक दूसरे से इतने डिफरेंट एरियाज आखिर एक स्टेट बन कैसे गए, इसे समझने के लिए हमें 1840s में जाना होगा। उस टाइम पे इस पूरे एरिया में सिख एम्पायर का रूल था। इसके पहले ये सारे एरियाज छोटे छोटे इंडिपेंडेंट किंगडम्स में डिवाइडेड थे। जैसे कश्मीर में उस टाइम पे अफगान एम्पायर का रूल था, जम्मू में डोगरा किंगडम का,
लद्दाख में नामग्याल डायनेस्टी और गिलगित बाल्टिस्तान में मकवान डायनेस्टी का रूल था। लेकिन सिख एम्पायर ने इन सब एरियाज को जीत लिया और हिस्ट्री में पहली बार ये सभी रीजन्स एक किंगडम के अंदर आ गए। अच्छा, उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया में अपने पैर जमा चुके थे और बंगाल से शुरू होके ये बहुत तेजी से वेस्ट की तरफ एक्सपैंड कर रहे थे और दिल्ली तक पहुंच चुके थे। लेकिन इसके आगे का पूरा एरिया सिख एम्पायर के कंट्रोल में था। सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि आज के इंडियन और पाकिस्तानी पंजाब, हरियाणा, जम्मू, लद्दाख और यहाँ तक कि बहुत सारा अफगान एरिया भी उन्हीं के कंट्रोल में था। पर इतने सारे स्ट्रेटेजिक और प्रॉस्पेरस एरिया को अपने कंट्रोल में लेने के लिए ब्रिटिश 1845 में सिख एम्पायर पे अटैक कर देते हैं और शुरू हो जाती है एंग्लो सिख वॉर। अब इस वॉर के एंड में ब्रिटिशर्स की जीत होती है और वो सारी ट्रीटीज अपने हिसाब से साइन करा लेते हैं और सारे एरियाज अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। लेकिन इस पूरे सिख एम्पायर के एरिया में से ये जो कश्मीर वैली और इसके आसपास के पहाड़ी एरियाज थे, इनमें ब्रिटिश का इंटरेस्ट नहीं था और इसीलिए वो ये सारे एरियाज सिर्फ 75 लाख रुपए में डोगरा किंग गुलाब सिंह को बेच देते हैं। लेकिन इनके ये देने के पीछे कई रीजंस थे। जैसे गुलाब सिंह ने अंग्रेजों की मदद की थी सिख एम्पायर के खिलाफ वॉर में। दूसरा, ये एक बफर स्टेट की तरह एक्ट करता बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड रशिया और इतने डाइवर्स एरिया को अकेले रूल करना मुश्किल था, इसीलिए एक लोकल राजा की हेल्प लेनी जरूरी थी और इसीलिए इतने डाइवर्स एरियाज को मिला के बनता है द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब 1846 से 1934 तक तो ये डोगरा एम्पायर के अंडर में ही रहता है। लेकिन फिर आता है ईयर 1935 और इस साल तक रशियन एम्पायर अफगानिस्तान तक अपना इन्फ्लुएंस बना चुका था और वो इंडिया में ना घुस जाए इसका अंग्रेजों को बहुत डर था। अब अगर रशियन एम्पायर को इंडिया में एंटर करना था तो उसके लिए शॉर्टेस्ट रूट था अफगानिस्तान की वखान कॉरिडोर से होते हुए गिलगित के थ्रू एंटर करना और यहीं पे आती है अंग्रेजों की वो चाल। बेसिकली ब्रिटिशर्स को अब उस एरिया का टोटल स्ट्रेटेजिक कंट्रोल चाहिए था और ये चीज राजा ठीक से नहीं कर पा रहा था और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने राजा को गिलगित 60 सालों की लीज पे देने के लिए प्रेशराइज किया। फिर गिलगित को कंट्रोल में लेके वहां अपना एक एजेंट मेजर विलियम ब्राउन को बैठा दिया। इसीलिए आपको उस टाइम के बहुत से मैप्स में ये एरिया बीच में गिलगित एजेंसी करके अलग से लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि यहाँ एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट बैठता था। अब लीज तो 60 सालों की ही थी लेकिन बीच में ही वर्ल्ड वॉर 2 आ गई। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट आ गई और इसी चक्कर में इन्हें 1947 में ही देश छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले ये देश का पार्टीशन कर देते हैं और प्रिंसली स्टेट्स को 3 चॉइस देते हैं, या तो इंडिया या पाकिस्तान से जुड़ो या इंडिपेंडेंट रहो। और यहाँ पे हो जाती है राजा की सबसे बड़ी गलती। वो एक 75% मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया के हिंदू राजा हो के भी इंडिपेंडेंट रहने का डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन ये डिसीजन वहाँ की आवाम को पसंद नहीं आता। वहाँ के अलग अलग लोगों के एकदम अलग ओपिनियंस थे कि क्या होना चाहिए। जैसे कश्मीर के मुस्लिम्स इंडिपेंडेंट रहने के फेवर में तो थे लेकिन राजा के अंडर में नहीं बल्कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में। ऐसे ही लद्दाख के बुद्धिस्ट खुद की अलग यूनियन बनाना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि चाहे इंडिपेंडेंट रहें या किसी कंट्री से जुड़े, उनके माइनॉरिटी होने की वजह से उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। वहीं जम्मू के हिंदूज राजा के डिसीजन को पहले तो सपोर्ट करते हैं लेकिन बाद में वो भी इंडिया से जुड़ने के फेवर में हो जाते हैं। लेकिन जम्मू के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स जैसे मुजफ्फराबाद और पूंछ के जो मुस्लिम्स थे और गिलगित बाल्टिस्तान के मिलिट्री लीडर्स वो पाकिस्तान से जुड़ने के फेवर में थे। अब इतने डिफरेंट ओपिनियंस का एक तो कंक्लूजन निकलता है कि ज्यादातर लोग राजा के डिसीजन से तो बिल्कुल खुश नहीं थे और इसी चक्कर में जम्मू के पूंछ डिस्ट्रिक्ट में राजा के खिलाफ विद्रोह छिड़ जाता है। अच्छा, ये पूंछ डिस्ट्रिक्ट वही है जो आज के टाइम आधा इंडिया में और आधा पाकिस्तान में है। तो जैसे ही लोगों ने अपनी आवाज उठाना चालू की तो एक आम डिक्टेटर की तरह राजा ने उनको दबाना शुरू कर दिया। लेकिन उनका ये कदम उल्टा पड़ गया और लोग और ज्यादा भड़क गए। अब इस एरिया में बहुत से एक्स सर्विसमैन भी थे जो ब्रिटिश आर्मी में सर्व किए थे। पाकिस्तान की बैकिंग के साथ मिलके वो वेस्टर्न पूंछ के एरिया में अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब इस जीत से अगल बगल के एरियाज जैसे मुजफ्फराबाद और मीरपुर के जो प्रो पाकिस्तानी सरदार वगैरह थे, इन सब लोग ने मिलके
3 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के रावलपिंडी में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी। लेकिन ये सब होता ही है और डोगरा एडमिनिस्ट्रेशन रातों रात पूरे एरियाज में मास अरेस्ट चालू कर देता है। अगर किसी पे थोड़ा भी शक होता है तो उसको सीधा उठा के जेल में डाल दिया जाता है। अब पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कम होता हुआ देख के पाकिस्तान हजारों पश्तून ट्राइबल्स वेस्टर्न साइड से जम्मू में एंटर करा देता है और भयंकर वायलेंस शुरू हो जाता है। सिर्फ 4 दिन में इतनी लूटपाट, फोर्स्ड कन्वर्जन्स, रेप्स होते हैं कि सिर्फ बारामूला में ही 11,000 और पूरे कश्मीर में 35 से 40,000 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। और थोड़े ही टाइम में वो ट्राइबल्स इतने अंदर घुस जाते हैं कि अब स्टेट कैपिटल श्रीनगर सिर्फ 32 किलोमीटर ही दूर बचता है। इसी सब को देखते हुए महाराजा फाइनली 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देते हैं और इस तरह जम्मू कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का एक स्टेट बन जाता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि इन ट्राइबल लोगों के पास ली एनफील्ड राइफल्स और मशीन गन्स तक थी, जो दिखाता है कि अटैक कितना कोऑर्डिनेटेड और वेल प्लान्ड था। लेकिन पाकिस्तान इस बात को डिनाई करता है कि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट था। तो इंस्ट्रूमेंट साइन करने के बाद इंडियन आर्मी भी डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व हो जाती है और ये एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट से इंडिया पाकिस्तान वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये तो वेस्ट में चल रहा था, लेकिन नॉर्थ में गिलगिट बाल्टिस्तान में अलग ही कहानी चल रही थी। यहाँ के ब्रिटिश एजेंट विलियम ब्राउन नहीं चाहते थे कि गिलगिट का स्ट्रेटेजिक एरिया इंडिया को मिले और इसीलिए वो वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलके एक कू कर देते हैं और महाराजा के लॉयल गवर्नर घनसारा सिंह को हटा के पाकिस्तान से कांटेक्ट करते हैं और मौके का फायदा उठा के पाकिस्तान तुरंत ही गिलगिट पे कब्जा कर लेता है। इसके लिए बाद में विलियम ब्राउन को पाकिस्तान अपना 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सितारा-ए-इम्तियाज भी देता है। अब क्योंकि इंडियन आर्मी वेस्टर्न बॉर्डर पे बिजी थी, इसीलिए वो गिलगिट तक ही नहीं रुकते बल्कि और आगे बढ़ते हैं और बाल्टिस्तान पे भी कब्जा करते हुए स्कार्दू तक पहुंच जाते हैं। अब उनका अगला टारगेट सीधा कारगिल था, लेकिन थैंकफुली इस टाइम तक इंडियन आर्मी वहां पहुंच जाती है और उन्हें इससे आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन इस पूरे खेल में अब तक इंडिया अपना 85,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया गंवा चुका था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का ऑलमोस्ट 38% था। अब मजे की बात ये है कि इतने बड़े एरियाज हारने के बाद भी इंडियन पॉलिटिशियंस के लिए इनफ नहीं था। अभी तो चाइना के हाथों एक और बड़ा एरिया गंवाना बाकी था। तो साल 1950s में चाइना एक रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है जो उसके 2 प्रोविंसेस तिब्बत और शिनजियांग को कनेक्ट करती थी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। इस रोड का 179 किलोमीटर का हिस्सा इंडियन लद्दाख के ईस्टर्न साइड अक्साई चीन से गुजरता था। लेकिन कमाल की बात, इंडिया को 1957 तक ये पता ही नहीं चलता कि यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। और ये ईयर 1958 ही था जब चाइना कुछ मैप्स रिलीज करता है और इस रोड को उनमें दिखाता है और तब जाके इंडिया को पता चलता है कि यहाँ एक रोड बन चुकी है। इंडिया इसको लेके चाइना से प्रोटेस्ट भी करता है, लेकिन कुछ नहीं होता और टेंशन्स बढ़ने के कारण इंडिया चाइना के बीच 1962 में वॉर हो जाती है। The Indian army was not prepared for such a full-scale invasion. अब वॉर के बीच में ही पाकिस्तान चाइना से अपने रिलेशंस अच्छे करने और बॉर्डर डिस्प्यूट्स खत्म करने के लिए चाइना को गिलगिट बाल्टिस्तान की 5,300 स्क्वायर किलोमीटर की शक्सगम वैली दे देता है और बदले में चाइना पाकिस्तान को कुछ ग्रेजिंग लैंड दे देता है। अब इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इंडो चाइना वॉर में चाइना ने अक्साई चीन का एरिया पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था, जो कि लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर था। और ये डील होने के बाद इंडिया जम्मू कश्मीर का और 17% एरिया खो देता है और साथ ही साथ अब पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके इंडिया के अगेंस्ट हो जाता है। लेकिन इस बड़ी हार के बाद भी भारत के चाचा नेहरू कहते हैं अक्साई चीन के कॉन्टेक्स्ट में नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर। अब वहाँ घास उगती थी या नहीं वो अलग बात है, लेकिन आज के टाइम चाइना वहाँ पे लेड और जिंक की माइनिंग शुरू कर चुका है और लिथियम रिजर्व होने का भी दावा किया है। अब भले ही अक्साई चीन में कोई परमानेंट पॉपुलेशन ना हो, लेकिन वहाँ का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है और चाइना उसका यूज करता है इंडिया पे
नजर रखने के लिए। अच्छा, ये सारे एरियाज जो ऑक्यूपाइड हैं, इंडिया सिर्फ इनका एरिया बस क्लेम नहीं करता, बल्कि यहाँ की पॉपुलेशन भी लीगली इंडियन सिटीजन ही है। जैसे आजाद कश्मीर की 40 लाख की पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर के स्टेट में इंक्लूडेड है, और गिलगिट बाल्टिस्तान की 17 लाख की पॉपुलेशन लद्दाख यूनियन टेरिटरी में इंक्लूडेड है। इवन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट असेंबली में भी 24 सीट्स आजाद कश्मीर के लिए ही रिजर्व हैं। इंडिया के अकॉर्डिंग आजाद कश्मीर के टोटल क्लेम्ड एरिया में 10 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जैसे मीरपुर, सुधानुती, नीलम वैली, मुजफ्फराबाद, भीमबेर, कोटली, और इसी में है पूंछ डिस्ट्रिक्ट। और गिलगिट बाल्टिस्तान में टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जैसे गिलगिट, शिगार, घानशे, खारमांग, दियामेर और स्कार्दू, जहाँ पे पीओके की बॉर्डर खत्म होती है और इंडियन कारगिल की शुरुआत होती है। अब अगर ये रीजन्स इंडिया में होते तो इससे इंडिया का टोटल एरिया 85,000 स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज हो जाता, जो पूरे ऑस्ट्रिया देश के एरिया जितना है, और पॉपुलेशन में लगभग 60 लाख लोग बढ़ जाते। पर इससे करंट जम्मू कश्मीर स्टेट और लद्दाख में क्या फर्क आता? तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर स्टेट में जहां अभी 69% मुस्लिम और 28% हिंदू हैं, वहां 77% मुस्लिम हो जाते और सिर्फ 21% हिंदू ही बचते। तो इन सब एरियाज के ऐड होने की वजह से अभी जो कश्मीर की डोमिनेंस है स्टेट पॉलिटिक्स में, तो ये बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आजाद कश्मीर की बहुत बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन भी इलेक्शन में पार्ट लेती, और इनके मुद्दे कश्मीरी लोगों से बहुत अलग हैं। जहां कश्मीर में आर्टिकल 370 जैसी डिमांड्स हैं, वहीं इन ट्राइबल्स की मेजर डिमांड्स इक्वालिटी और इक्वल रिप्रेजेंटेशन की हैं। ऐसे ही लद्दाख की बात करें तो यहाँ अभी ऑलमोस्ट 50-50% ही बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स हैं, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान के ज्वाइन हो जाने से यहाँ पे एक मैसिव 90 से 92% मुस्लिम पॉपुलेशन हो जाती और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन गिर के सिर्फ 7% ही बचती। लेकिन क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान में शिया मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, तो ये रीजन सुन्नी नहीं बल्कि एक शिया मेजॉरिटी रीजन बनता। इस चेंज से लद्दाख का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो काफी इंक्रीज होता, लेकिन उसकी बुद्धिस्ट आइडेंटिटी डाइल्यूट हो जाती। इसके अलावा लद्दाख आज के टाइम से ज्यादा अनस्टेबल हो सकता था, क्योंकि ये रीजन 3 देशों को बॉर्डर कर रहा होता, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना। लेकिन जैसे कश्मीर वैली में घने जंगल और घाटियां हैं जिनका टेररिस्ट अक्सर फायदा उठाते हैं छुपने और इंडिया में घुसने के लिए, वैसा कुछ गिलगिट बाल्टिस्तान में नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ के इलाके ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते और ज्यादातर सुनसान और पहाड़ी है, जिससे बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में घुसना और भी मुश्किल होता। लेकिन ये सब तो तब होता जब ये इंडिया का पार्ट होते। इनके इंडिया में ना होने की वजह से बहुत सी मेजर प्रॉब्लम्स भी इंडिया को झेलनी पड़ती हैं, जैसे सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से एक्सेस कट जाना, क्योंकि लैंड बॉर्डर से सिर्फ गिलगिट के घिजेर डिस्ट्रिक्ट के थ्रू ही अफगानिस्तान के वखान डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो सकते हैं और सेंट्रल एशिया से ट्रेड कर सकते हैं। और यही रीजन है कि कहाँ चाइना सेंट्रल एशिया के बीच का ट्रेड $100 बिलियन का है, और वहीं इंडिया सेंट्रल एशिया के बीच ये सिर्फ $2 बिलियन का है। अच्छा, और यही वो रूट है जो इंडिया को रशिया से लैंड के थ्रू कनेक्ट कर सकता है। इसी से इंडिया रशियन ऑयल इजीली और कम टाइम में खरीद सकता है, क्योंकि इसके अलावा सारे सी रूट्स हैं जो बहुत ज्यादा लंबे हैं और दूसरे कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस हैं उस पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे ये सेंट पीटर्सबर्ग वाला रूट जो कि बाल्टिक सी से होते हुए जाता है, और इसको यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज कंट्रोल करती हैं, और इसीलिए यहाँ से पास होने वाले रशियन शिप्स पर हेवी रेस्ट्रिक्शंस है। और दूसरा है ये ब्लैक सी वाला रूट जो यूक्रेन के इतना करीब से जाता है और फिर टर्की भी बीच में पड़ता है, और आप जानते ही हैं कि टर्की से हमारे रिलेशन कितने अच्छे हैं। अब ऐसे में हम रशिया से तेल खरीदें तो खरीदें कैसे? उसी तरह अफगानिस्तान को एड पहुंचाने या ट्रेड करने के लिए हमें ईरान के चाबहार पोर्ट पे डिपेंड होना पड़ता है, और वहां से ये बाय रोड अफगानिस्तान में जाता है। अब जैसे अभी रिसेंटली हुए इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का चाबहार पोर्ट वाला पूरा ट्रेड सफर करता है, वहीं अगर गिलगिट बाल्टिस्तान अभी इंडिया में होता तो रशिया, अफगानिस्तान और पूरे सेंट्रल एशिया का डायरेक्ट एक्सेस होता, और इन सारी प्रॉब्लम्स में हम कभी पड़ते ही नहीं। ऐसे ही सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका 3000 किलोमीटर में से 500 किलोमीटर का हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान से पास होता है, वो भी नहीं हो पाता, और चाइना पाकिस्तान की कोई लैंड बॉर्डर होती ही नहीं। और कुछ इसी तरीके से इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऐसे बन गए जहां से ना ट्रेड पॉसिबल है और ना शांति। तो जो भी बात यहाँ बोली गई है उन सभी चीजों के सोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑल्सो ये हमारा नया चैनल है, तो आगे आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो कमेंट कीजिएगा। और
सब्सक्राइब।